ये एपिसोड जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का है। क्लास 11 12 और आईआईटी जेई सबके लिए बेस के लिए है ना। और इसमें केवल इंट्रोडक्शन है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिटेल में समझाएंगे इसमें, ठीक है। और थोड़ा टाइम में एक दो क्वेश्चन भी करेंगे जो डोमेन या रेंज से रिलेटेड होंगे, ठीक है। थैंक यू, लेट्स प्रोसीड। अब आप देखिए यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पर हम देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका मतलब फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन का मतलब होता है एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शनल, इफ numerator is divided by denominator, it gives decimal numbers, that is also fractional part. Y is equal to function of x, this is the sign, this is the sign of fractional part, and this is the sign of greatest integer function, and this is real number. यानी x जो है रियल नंबर है, इसके अंदर जो x लिखा वो रियल नंबर है, लेकिन जब इसके बाहर निकलेगा जो भी वैल्यू निकलेगी वो फ्रैक्शन ही होगी। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर x की वैल्यू जो भी हम रखते थे वो रियल नंबर होगी, लेकिन जब बाहर उसका रिजल्ट निकलेगा यानी y की वैल्यू, तो वो हमेशा क्या होगी? इंटीजर ही होगी केवल। इसी तरह से इसके अंदर अगर हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा जो निकलेगा वो फ्रैक्शन ही निकलेगा, ठीक है। यानी अगर कभी इंटीजर हुआ तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए 2.6, अब ये पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये हमने यहाँ जो पढ़ा है, ये जो x, ये किस चीज का सिंबल है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि अगर इसमें हम क्या रखते थे, पहले हमने पहले वाले एपिसोड में लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर यहाँ पर रियल नंबर रखते थे तो क्या होता था कि बाहर जो भी आता था वो इंटीजर आता था। ये है, यानी यहाँ पर रियल नंबर कोई भी रखो, रिजल्ट जब भी आएगा तो इंटीजर आएगा, लेकिन ठीक है। इसी तरह से ये जो साइन है, ये साइन, ये जो साइन है कर्ली ब्रैकेट वाला, यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर, लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा तो वो हमेशा फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन, ठीक है। ये चीज, अच्छा अब एक चीज और देखते हैं कि इसको साफ कर देते हैं। अब देखते हैं थोड़ा, देखिए कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, अगर उसको हम लिखते हैं तो उसको दो भाग में लिख सकते हैं। रियल नंबर को हम
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ये दोनों को, ये कोई भी रियल नंबर x अगर हम लिखें, यानी x इक्वल टू, तो एक तो इंटीजर की फॉर्म में और एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो है ये तो इंटीजर देगा और ये फ्रैक्शन देगा। और तब ये कोई रियल नंबर बनेगा। ठीक है, अब इसमें से अगर हम ये फ्रैक्शन निकालें तो यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हो जाएगा। तो ये इसका एक फार्मूले की तरह काम होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला बन जाता है कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो साइन है उसमें जब भी रिजल्ट आएगा तो वो इंटीजर ही देगा। तो यानी अगर हमें फ्रैक्शन ज्ञात करना है तो रियल नंबर से उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को घटा देंगे, तो वो जो भी आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट अगर हमें निकालना किसी नंबर का। अब यहां पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 3.2, एक ये रियल नंबर है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3 + 0.2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये जो 3 है ये तो क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। यही तो मतलब हुआ। तो ये दोनों मिलकर के 3.2 बना है। तो 3, देखिए ये वाला फॉर्म है, ये x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये फ्रैक्शनल पार्ट, इन दोनों को अलग अलग करें। अगर इसको हम कोई नंबर लिखते हैं इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें अगर यही फ्रैक्शनल पार्ट ज्ञात करना हो, मान लीजिए 3.2 हमने लिख दिया और इसके अंदर ब्रैकेट लगा दिया। अब इसमें पूछा जा रहा है फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं 0.2। देखिए इसमें केवल वही 0.2 ही फ्रैक्शन है, बाकी 3 तो इंटीजर है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 4.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.3। देखिए यहां पर जो है 2.6 फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसमें से हमने ये तो हमने फार्मूले से यहां निकाला है, बाकी हम यहां पर सीधे लिख सकते हैं। देखिए 2.6 का जो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.6, ये दिख रहा है ये। इसी तरह से 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.1 होगा। ठीक है, और माइनस, अब आप यहां पर देखें ये बड़ा सा दिख रहा है, ये तो फार्मूले से किया हुआ है, लेकिन हम चाहें तो यही चीज हम क्या करें, यहां पर एक शॉर्टकट लिखा है कि अगर कोई भी माइनस में रियल नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किताब में नहीं दिया जाता कहीं ज्यादा, इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। माइनस में अगर रियल नंबर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो 1 माइनस पॉजिटिव डेसिमल पार्ट को घटा दें। अब एक जैसे यहां पर एग्जांपल लेते हैं, -1.1, -1.1, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अब हम क्या करें, 1 माइनस ये पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट घटा दें 0.1, तो क्या बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, 0.9 बचेगा। आप घटा के देख लें। इसी तरह से क्या करें हम, -5.6 है, इसको देखिए शॉर्टकट है ये, तो 1 माइनस क्या करेंगे, 0.6, ये घटा दें तो क्या आएगा, 0.4 आ जाएगा। इसमें इतना लंबा लिखने की जरूरत हमें नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन ये एक फार्मूला है और इसका यूज हम करते हैं सवाल में, तो इसको हम करेंगे, ये वाला है ना। जब कभी ग्राफ बनाना होगा तो ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी किसी भी नंबर में अगर रियल नंबर पॉजिटिव है तब तो आप सीधे निकाल सकते हो उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है,
लेकिन अगर यहाँ निगेटिव है, माइनस में रियल नंबर है, तो 1 माइनस पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट, ये आप शॉर्टकट है, इससे फटाफट आ जाएगा। अब आप देखिए जैसे -2.3 है, तो इसका में निकालें तो क्या निकालेंगे, 1 माइनस 0.3, तो क्या आएगा 0.7 हो गया। और नियम से करें तो भी वही बात है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है और रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। तो वैसे तो हमें ग्राफ बनाना है, तो पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं एक, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए ठीक है, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना करके ही बनेगा। तो साफ साफ ग्राफ बनाना सीखेंगे। यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर एक्स डैश एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई डैश वाई यानी वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये ओरिजिन है। यहाँ पर हम इसको मतलब इसमें हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 1, और आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ भी हम -1 लिख देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए, हम फ्रैक्शनल पार्ट जब कभी निकालते हैं तो देखिए x की वैल्यू जब हम कभी रखेंगे, ध्यान दीजिए ये वैल्यू, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो या इक्वल हो लेकिन 1 से छोटी हो, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट यानी इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो किससे आएगी, x माइनस, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फार्मूला है। तो जैसे मान लीजिए 0 1 के बीच में इसको हम रखते हैं, तो 0 1 के बीच में कोई भी नंबर लिखो। यहाँ मान लीजिए यहाँ तो हमने x लिख दिया, माइनस 0 1 के बीच में आप जैसे 0.5 लिखते हैं, तो 0.5 लिखोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 से ग्रेटर और इक्वल बट लेस देन 2 लेते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, यहां तो हमने x लिख दिया, माइनस, देखिए 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, जैसे 1.5 लें तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम x की वैल्यू क्या लें, 2 से ग्रेटर लें और 3 से लेस, तो फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर तो हमने x लिख दिया माइनस, अब देखिए 2 और 3 के बीच में 2 लेने की जरूरत नहीं, हो तो इंटीजर है, तो 2 और 3 के बीच में कोई 2.5 ले लें, 2.9 ले लें, तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से अगर हम और भी ले सकते हैं, x की वैल्यू 3 से ग्रेटर या इक्वल और 4 से लेस देन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और 4 के बीच में 3.5 लें तो 3 आएगा। इसी तरह से अगर हम -1 से ग्रेटर और इक्वल देन लें लेकिन 0 से
छोटा लें तो क्या आएगा, x की वैल्यू 0, -1 और 0 से छोटी वैल्यू अगर हम कोई लेते हैं तो कौन सी हो सकती है, -12। तो देखिए -0.5 है और इसका हम इंटीजर ग्रेटे वो लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या आएगा 1 - 0.5, तो क्या आएगा 5 आएगा, -5 है ना। तो यहाँ पर जो है हमें ध्यान रखना। अब आप देखिए इसकी वैल्यू देखो, 0 से 1 के बीच में, देखिए ये 0 से 1 के बीच में है, ये 0 भी ले लिया, इंक्लूड है 0, लेकिन 1 के बीच में है, ये है 0 से 1 के बीच में, लेकिन हमने 1 नहीं लिया है। अच्छा, अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए 0.1 लेते अगर यहाँ पर हम 0.1 लेते तो क्या होता, 0.1 ही आता, तो ऐसे पॉइंट आता है। 0.2 लेते तो वैल्यू भी 0.2 ही आती। इसी तरह से ये पॉइंट ऐसे आता जाता है ना। अगर हम 1 से लेस वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0.999 ऐसे लेते हैं, तो ये वैल्यू हमेशा ऐसे बढ़ती रहेगी, लेकिन हम 1 नहीं ले सकते। क्यों, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 तो ले सकते हैं, इंक्लूड है, लेकिन 1 नहीं ले सकते। अगर 1 नहीं लेंगे तो हाइट भी 1 नहीं होगी। तो ये जो लाइन है, ये लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। देखिए ये हो गई। अब यहाँ जो x की वैल्यू 1 नहीं लिया तो y की वैल्यू 1 भी नहीं आएगी, तो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा छोटा सा। इसको ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब कि हमने 1 नहीं लिया है तो y की वैल्यू भी 1 नहीं है। ठीक है, अब हमने 1 2 के बीच में लिया तो क्या आएगा, 1 2 के बीच में क्या आएगा, 1.999 करें तो कितना आएगा, ये आएगा, देखिए 1 पॉइंट, इसी तरह से भी वैल्यू है, यानी ये जितनी वैल्यू है सब लेंगे, लेकिन हम 2 नहीं लेंगे। तो 2 नहीं लेंगे, देखिए तो 2 नहीं लेंगे तो क्या होगा कि ऊपर y की वैल्यू भी 2 नहीं आएगी, तो यानी 2 इंक्लूड नहीं है, y बराबर 2 भी नहीं है। तो ये अपना ये ग्राफ हो गया। इसी तरह से अगर हम सिमेट्री से देखें तो इसी तरह से ग्राफ बनता रहेगा, ऐसे ही। ठीक है, ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, 3 से छोटा होगा, इसी तरह से ये 4 से छोटा होगा। ठीक है, इसी तरह से ये 1 से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ इधर भी हम देखते हैं, है ना, 1, इस पर भी हम देखते हैं। तो ये जो सर्कल है, यहाँ पर भी इसी तरह से सर्कल का मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, यानी ये पॉइंट इंक्लूड नहीं। अब आप एक चीज देखिए, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये y = x का ग्राफ है, y = हाँ ये y = x का ग्राफ है, ये y = x - 1 का ग्राफ है, ये y = x - 2 का ग्राफ है, ये y = x - 3 का ग्राफ है। इसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, y = x + 1 का ग्राफ है, ये y = x + 2 का ग्राफ है, यहाँ y = x + 3 का ग्राफ होगा। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि ऊपर वाली जो लाइन है ये जो लाइन है, ये अधिकतर असल में हमने बनाया है इसको, तो ये वाला पॉइंट इंक्लूड इसमें नहीं है, ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, यानी 1 को टच नहीं कर रही है लाइन। ये तो भाई मैनुअल है तो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो आप देखिए इसकी हाइट जो है कहाँ से कहाँ तक होगी, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक, लेकिन 0 से, यानी y =
0 से y इज लेस देन 1, ये है इसकी हाइट। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी? रियल नंबर। इसकी रेंज क्या हो गई? देख लिए, 0 से y इक्वल टू 0 तो है, y इक्वल टू 0 तो है यहां से, लेकिन हाइट जब हम बढ़ाएंगे तो y इक्वल टू 1 नहीं टच होगा, तो 1 से छोटा होगा, तो 0 से 1, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको 0 to 1। इसका ये रेंज है, रेंज इसका ये है 0 to 1, यानी 0 से लगा 1 तक। मतलब देखिए ये हाइट है पूरी, यहां से यहां तक, ये इसका क्या है? रेंज है। अब हम देखते हैं इसका डोमेन। डोमेन जो है, देखो ये ग्राफ जो है हम कहीं तक भी इनफाइनाइट तक बना सकते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी, यानी हम एक्स एक्सिस पूरा यूज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पूरा यूज करने का मतलब एक्स एक्सिस जो है रियल नंबर लाइन अगर मान लें तो पूरा रियल नंबर कहां से कहां तक होगा? डोमेन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो, या हम इसको लिख सकते हैं रियल नंबर, एक ही बात है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं, ग्राफ का तो हो गया। अब आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट का क्या मतलब होता है? अगर हमने देखा है ध्यान से, तो हमने ये देखा है कि जो फंक्शन है ये वाला x किसके बराबर होगा? ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फार्मूला होता है। अच्छा, हम ये समझ गए, अभी आपने पीछे पढ़ा है क्या कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ये 0 से ग्रेटर आर इक्वल बट लेस देन 1 होता है, ये चीज हम जानते हैं। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि 0 से ग्रेटर आर इक्वल x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लेस देन 1, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक है, अब इससे हमारे क्या क्या रिजल्ट आते हैं? देखिए, एक तो हमारे पास देखिए फ्रैक्शनल पार्ट, देखो ये सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला क्या बता रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा, देखिए यहां पर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव कैसे होगा? अगर हम ध्यान दें तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट, एक मैं इसी में डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने 1 लिया, केवल एक पॉइंट बनाएंगे, उसमें समझ में आना चाहिए। देखिए ये जो पॉइंट है, इससे हमने यूं गिराया है नंबर, ये 1 है। अब आप देखिए y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू 0 से 1 तक होगी। ठीक है, 0 से 1 तक। अब आप देखिए x की वैल्यू, देखिए अगर यहां पर मान लीजिए हमने क्या है 0.1 है, तो इसकी हाइट अगर हम यूं बढ़ाएं तो इधर भी 0.1 ही होगा। इधर हम लेते हैं 0.2, तो इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ग्राफ से उसको इंटरसेक्ट करके फिर हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचें, तो ये भी जो इसकी हाइट क्या है 0.2 आएगी। इसी तरह से 0.9 तक इसको हम बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू 0.9 आएगी। ये तो है, लेकिन हम 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 है यहां पर, हम नहीं ले सकते, तो 1 नहीं लेंगे तो ये भी नहीं आएगा। हमारे पास देखो जितनी भी वैल्यू है ये सब,
ये जितनी वैल्यू है, ये जो एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू गिर रही है वो सब फ्रैक्शनल पार्ट है। ये जो दिख रहा है ये सब फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, 0 1 के बीच 1 हमने नहीं लिया। ठीक है, ये सब फ्रैक्शनल पार्ट का दिखाता है, तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं थर्ड में कि फ्रैक्शनल पार्ट, यानी ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है थर्ड क्या कह रहा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 का मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट आप देख लो, ये फ्रैक्शनल पार्ट जो ये लिखा है ये असल में y है, y की वैल्यू लेस देन 1 है, तो y तो यहां से यहां तक होगा। अब आप देखिए y की वैल्यू देखो, यहां पर 1 तो ले नहीं सकते हम, यहां 1 नहीं लिया तो ये लेस देन 1 है इधर, तो y की वैल्यू क्या होगी, y इज लेस देन 1 होगी यहां से। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 या 0 भी हो सकती है, 0 भी ले सकते हम यहां से यहां तक। तो ये कह रहा है। अब हम ये देखते हैं, अब अगर ये कभी कहा जाए फोर्थ पार्ट, इसका जो फोर्थ नंबर है, इफ फ्रैक्शनल पार्ट अगर कभी 0 हो जाए, अब बताओ अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट कब 0 होता है, जब इसके अंदर कोई भी इंटीजर होगा तभी फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, अर्थात x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। हैं, अब जैसे मान लीजिए हमने ब्रैकेट में लिया 4, तो ये ध्यान रखिए फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 4 में कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता ही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। -2 का फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम लें तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कोई भी अगर फ्रैक्शनल पार्ट अगर कहता है इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है कि 0 कब आता है, इसका मतलब इसके अंदर जो है, यानी ब्रैकेट के अंदर x की जो वैल्यू है वो इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू इंटीजर। ये हमें ध्यान रखना, अगर फ्रैक्शनल पार्ट कभी 0 आ जाए तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर आएगी। ठीक है, फिफ्थ नंबर हम देखते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या है, अगर मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं है यानी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं है यानी उसकी वैल्यू कुछ आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है उसमें से रियल इंटीजर तो आएगा नहीं, तो रियल नंबर में से जो भी नंबर बचेगा इंटीजर को घटा के वही आएगा। अगर x की वैल्यू यानी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 नहीं है तो x की वैल्यू में इंटीजर तो आ नहीं सकता, तो रियल नंबर में कोई भी नंबर हो सकता है जिसकी, अगर हम इसमें यहां पर कोई भी रियल नंबर ले लें लेकिन इंटीजर नहीं लेंगे तो यहां पर 0 कभी नहीं आएगा। यहां पर ये कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, ये ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब हमने क्या लिया, x की वैल्यू क्या आएगी, रियल नंबर से इंटीजर को घटा देंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी कंडीशन है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब x फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं है तो x की वैल्यू रियल नंबर में से इंटीजर घटाएंगे, जो पहली कंडीशन है वही है। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ग्राफ भी हमने बनाया, आपने देखा होगा। अब यहां पर हम कुछ सवाल देखते हैं, एक दो, क्योंकि यहां पर थ्योरी बहुत कम थी इसलिए एक दो सवाल भी देख लीजिए। सम क्वेश्चन, अब यहां पर क्या कह रहे हैं, इसमें क्या कहता है, इसमें सवाल में फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी x की क्या वैल्यू यहां पर हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू 2 है, तो यहां पर कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए इसमें भी, तो साइन की वैल्यू 1 से तो छोटी हो सकती है। साइन की वैल्यू देखिए, साइन की वैल्यू तो मैक्सिमम क्या होती है 1 होती है और मिनिमम क्या होती है -1 होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लेस देन 1 तो लिख ही सकते हैं, इसको हम लेस देन 1,
ठीक है। और ये जो x की वैल्यू है कोई भी वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो भी 1 से तो छोटा ही होगा ये। अब अगर हम 1 को 1 में मिलाएं तो ये इसका जो एड है ये क्या होगा, 2 से तो छोटा ही होगा। देखिए ये 1 ये 1.11 मिला के 2 से छोटा, मतलब क्या है, लेस देन 2। यानी यहां जो वैल्यू है, ये दोनों मिला के लेस देन 2 हो जाएगा। यानी ये लेस देन 1, देखिए यहां पर लिख सकते हैं लेस देन 1 प्लस लेस देन 1। तो इसको अगर हम सम करें तो लेस देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेस देन 2 इज नॉट इक्वल टू 2। सो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करता। यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब 0 कब होती है, अगर कभी भी सम दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अगर कभी 0 लिखा है तो ये अलग अलग 0 के बराबर हो सकता है। क्योंकि अगर किसी 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक नंबर अगर ऐड हो रहे हैं, सम हो रहा है उनका, तो अगर वो 0 के बराबर हैं तो अलग अलग 0 के बराबर होंगे। यानी a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 ये होते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा, ये वैल्यू जब भी कभी आएगी तो ग्रेटर देन 0, तो हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, ठीक है। cos x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन 0 कब आएगा, यानी ये अब ये दोनों का रिजल्ट 0 कब आएगा, जब ये दोनों अलग अलग 0 हो, अर्थात ये x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 हो और cos x इक्वल टू 0 हो। अब आप देखिए ये दो कंडीशन हो सकती है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब हो सकता है, या तो यहां पर 0 हो, ठीक है, या यहां पर इंटीजर हो। तो यहां पर एक वैल्यू तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0, तो 0 की वैल्यू। अब cos x की वैल्यू 0 कब आती है, cos x की वैल्यू 0 0 कहां होती है, cos 0 की वैल्यू, cos की वैल्यू जो है तो कब कहां किस किस पॉइंट पे होती है, cos 0 की वैल्यू 0, cos की वैल्यू 0 कब होगी, यहां पर cos x लिखा है, यहां पर sin x है, यहां पर sin x लिखा हुआ है, sin x इधर है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं sin x बराबर 0। तो sin की वैल्यू 0, यानी sin 0 तो 0, sin पाई बाई 2, तो भाई देखिए sin 0 की 0, sin 90 की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होगा 1, ये 1 हो सकता है, और sin माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। तो यानी ये 3 वैल्यू हो सकती है इसमें, 0, 1 और -1। अब इसमें हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, sin 90 cos 90 बराबर 0, cos -90 बराबर 0, cos 0 की वैल्यू भी 0, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं sin 0 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, sin -π/2 की वैल्यू -1, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 ये तो हो रहा है, ये केवल ये भी सेटिस्फाई हो, भी सेटिस्फाई हो। तो ये दोनों में से अगर हम वैल्यू लें
तो एक ही वैल्यू आ सकती है x इक्वल टू 0। ये आपका इसका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये सवाल हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा इफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू r इज इक्वल टू 2000, यहाँ x लिखा है, यहाँ पर r होगा, r इज इक्वल टू 1 से लेके r इज इक्वल टू 2000 तक। और यहाँ पर लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r जो है इंटीजर है, यहाँ पर ये क्या है, r की वैल्यू इंटीजर दिख रही ना, r इज इक्वल टू 1 से लेके 2000 तक, तो r की वैल्यू इंटीजर हो गई। अब इसको हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, यानी हमें इसमें y चाहिए तभी तो dy बाई dx निकालेंगे। तो y के लिए हम क्या करते हैं, अब आप देखिए y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस, अब आपको ध्यान देना है, इसको अगर हम खोलें तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा x प्लस 1 बाई 200 प्लस x प्लस 2 बाई 200 प्लस x प्लस 3 बाई 200। अब आप देखिए प्लस इसी तरह से कितनी बार आएगा, ये x प्लस 200 बाई 200। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू x प्लस, अब आप देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, हमने इसको लिखा नहीं था ऐसे, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट इसको लिखेंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब आप जानते हैं जब भी कभी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 200 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, ये सब 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 200, यानी 1 भी 0 हो जाएगा, 2 भी 0 हो जाएगा, 3 भी 0 हो जाएगा, से लगा करके 200 तक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल x बचेगा, x बाई 200 प्लस x बाई 200 प्लस डैश डैश, कहाँ तक आएगा, 200 टाइम्स ऑफ x बाई 200। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस इसको 200 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाई 200, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 200 मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन बाई 200। अब ये 200 से 200 घट गया। इसके बाद क्या आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। अब आप जानते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा सा, कि कोई भी नंबर अगर हो तो उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट दोनों मिला करके लिखते हैं। तो ये कुल मिला के एक रियल नंबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मिला करके क्या हो गया, अपने पास x आ गया, यानी y इक्वल टू x हो गया। तो dy इक्वल बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। dy बाई डी एक्स ऑफ d ऑफ, एक मिनट, हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, y बराबर x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें डिफरेंशिएशन कहीं भी नहीं है, एक लाइन छोटी सी थी। ठीक है।